हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम लोग जो चाइनीज ब्रॉन्जेज है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चाइनीज ब्रॉन्जेज ही गाइस वो टाइम पीरियड है जब चाइना के में जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो इमर्ज हुई थी। ओके, तो इसलिए भी ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले जो चाइनीज लोग थे वो सिविलाइज लाइफ नहीं जी रहे थे या सिटी लाइफ नहीं जी रहे थे, तो इस टाइम पे काफी चेंज आया चाइना में, तो इसलिए हम लोग उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस, जो चाइना की जो हुआंगहो रिवर है, अगर आपको चाइना का मैप याद हो तो ये अगर चाइना है तो यहाँ से एक रिवर गई है जिसको हम लोग कहते हैं हुआंगहो रिवर। ओके, हुआंगहो रिवर, तो यहाँ पर जो है चाइना की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है ये इमर्ज हुई थी। यहाँ पर आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूँ, ये है चाइना का मैप। इस तरह से ये रिवर गई है, हुआंगहो रिवर। इसको हम लोग येलो रिवर भी कहते हैं। ओके, येलो रिवर भी कहते हैं या फिर इसे सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। सोरो मतलब दुख होता है। ये जो रिवर है ये काफी फ्लड की प्रॉब्लम क्रिएट करती है चाइना में, इसलिए इसको हम लोग सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। ओके, इसके नीचे भी एक रिवर है यांगसे रिवर, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है चाइना के हिस्ट्री को लेके। लेकिन अभी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट वो है, हम लोग को जो समझना है वो हुआंगहो रिवर, जो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है चाइना के नॉर्थ पार्ट में। ओके, तो इस रिवर के अराउंड जो है चाइना की जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर क्या होता है गाइस, जो एक डायनेस्टी होती है शान डायनेस्टी, 1700 बीसी में वो अपना जो रूल है वो शुरू करती है। 1700 बीसी से 1046 बीसी तक वो रूल करती है। हुआंगहो रिवर है उसके पास में अपना एम्पायर पे। ओके, 1700 बीसी में ये डायनेस्टी इमर्ज होती है, वहां तब से इसकी रूलिंग शुरू होती है और 1046 बीसी तक ये रूल करती है। ओके, इससे पहले गाइस एक और डायनेस्टी थी जिसको जिया डायनेस्टी कहा जाता है, लेकिन काफी लोग का मानना है कि ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये मिथोलॉजिकल स्टोरी है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें। और जो शान डायनेस्टी है वहां से शुरू करेंगे। तो शान डायनेस्टी का मैंने बताया गाइस, जो 700 बीसी से ये अपना 1046 तक ये रूल करती है। इसके बाद जो डायनेस्टी है वो इसको ओवरथ्रो करके अपना रूल शुरू कर देती है, और जो डायनेस्टी है वो रूल करती है 1046 से 256 बीसी तक रूल करती है जो डायनेस्टी। ओके, लेकिन क्या होता है गाइस कि बीची में 700 बीसी के आसपास उस समय के जो रूलर होते हैं वो जो ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ के नई टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जो चाइना का ब्रॉन्ज एज है वो चलता है 1700 से 700 बीसी तक जो टाइम है, इसको हम लोग कहेंगे चाइना का ब्रॉन्ज एज है। जो शान डायनेस्टी थी गाइस, हम लोग इस टाइम पे के हम लोग को कुछ रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुक ऑफ एनल एंड रिकॉर्ड ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन बाय सीमा क्वेन। ये जो हिस्टोरियन थे इनने काफी लिखा है अपने रिकॉर्ड्स में शान डायनेस्टी के बारे में। तो उसके बाद उससे हम लोग को शान डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चलता है। लेकिन ये जो सीमा क्वेन है ये खुद 145 बीसी या फिर 135 बीसी के आसपास पैदा हुए थे। शान डायनेस्टी का जो टाइम है वो हम लोग को पता है 1700 बीसी में शुरू होता है। सीमा क्वेन जो है पैदा हुए हैं 145 बीसी में। तो इनके जो पहले डाउटफुल किया जाता था इनके रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन क्या हुआ है कि जो 20th सेंचुरी में काफी ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिले हैं, जिस आर्कियोलॉजिकल फाउंड काफी ऐसे मिले जो इसके बारे में इनको जिसके थ्रू हम लोग को शान डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। जैसे क्या हुआ कि टर्टल के जो सेल्स होते थे उस पे हम लोग को रिटर्न कुछ लिखा हुआ दिखाया गया। फिर फ्लैट एनिमल बोन्स जो होते हैं उसमें हम लोग को लिखा हुआ दिखाया गया, जो उस समय की स्क्रिप्ट थी उसमें उस स्क्रिप्ट में फ्लैट एनिमल बोन्स जैसे कि शोल्डर ब्लेड्स हो गया ऑक्सन का, इन सब में अपना फ्यूचर जानने के लिए ये लोग जो एनिमल्स के बोन्स होते हैं उस पे अपने क्वेश्चंस लिख के उस बोन में छेद करके उसको आग में जलाया करते थे। और फिर जब वो क्रैक हो जाता था तो जो नेचर और जो क्रैक का जो शेप होता था कि इस तरह से या फिर अलग अलग तरीके से जो क्रैक होती थी उस शेप के अकॉर्डिंग ये पता करते थे कि क्या फ्यूचर क्या होगा करते थे। तो वही हम काफी जो हिस्टोरियंस है उनको देखने को मिला। ये आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ये है चाइना, यहाँ पर येलो सी है, ये है हुआंगहो रिवर। ओके, इसके इर्द गिर्द जो है एक किंगडम स्टैब्लिश होता है
जो धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है, और शुरुआत में जो डायनेस्टी उस पर रूल करती है वो है शांग डायनेस्टी। और ये पूरा एरिया जो है वो अंडर शांग डायनेस्टी के रूल का आता है। ठीक है, ये शांग डायनेस्टी का एरिया, ये जो पूरा एरिया है ग्रीन उसके अंदर, वो जो है शांग डायनेस्टी का एरिया। ओके, ये पूरा एरिया जो ग्रीन उससे आउटलाइन है। जो अर्लीस्ट पीरियड है वो मिथिकल हिस्ट्री है, मैंने आपको बताया शिया डायनेस्टी उसमें रूल करती है, जो कहा जाता है शांग डायनेस्टी ने उसे ओवरथ्रो कर दिया था शिया डायनेस्टी को, लेकिन पुराने वाले को हम लोग नहीं मानेंगे। गाइस, जो शांग डायनेस्टी के टाइम में यहाँ के लोग जो सराउंडिंग लोग थे उनसे काफी ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाते हैं, काफी एडवांस लाइफ जीने लगते हैं। काफी लोगों को कंटिन्यूस अटैक झेलना पड़ता है जो सराउंडिंग पीपल थे उनसे। तो वन ऑफ द मेजर काम होता था शांग रूलर्स का कि अपने लोग को कैसे प्रोटेक्ट करे ये। ओके, और शांग रूलर्स ने काफी ह्यूज सिटीज भी बनवाई है, और इस टाइम पे हम लोग को सोशल क्लास डिवीजन देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग सोशल क्लास डिवीजन। इरिगेशन सिस्टम पे काफी काम किया था शांग रूलर्स ने, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो सरप्लस है वो क्रिएट हुआ फूड का। ओके, और ऐसा हुआ भी। और यूज ऑफ ब्रॉन्ज का काफी देखने को मिला। राइटिंग सिस्टम इस समय नई नई डेवलप हुई। ओके, मैंने बताया जो ओरेकल सिस्टम था, ओरेकल जो प्रिडिक्शन था फ्यूचर का, उसमें बोन्स पे हम लोग को लिखा हुआ मिला है, तो उससे चाइना का जो अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम है उसके बारे में पता चलता है। ओके, और शांग किंग्स जो है वो सेक्रेड भी माने जाते थे, सिर्फ पॉलिटिकल रोल नहीं था, और काउंसिल ऑफ चूजन एडवाइजर हुआ करता था, उनको एडवाइस करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हुआ करता था। ये सब जो है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। आपने देखा होगा कि सारी जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी रिवर के पास ही शुरुआत में शुरू हुई थी, जिससे उनको एग्रीकल्चर में फायदा मिलता था रिवर के जो फ्लड की वजह से, और आसपास की लैंड काफी फर्टाइल होती थी। तो यही कारण था कि येलो रिवर के आसपास जो चाइनीज सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, मैसिव अमाउंट ऑफ लॉइस था इसमें। ओके, काफी फर्टाइल था ये, और इसकी वजह से लार्ज सरप्लस ऑफ फूड हुआ चाइनीज लोगों के पास। और जो सरप्लस हुआ तो इसकी लोगों को जो थोड़ा टाइम मिल गया, लीजर मिल गया कि आर्ट्स और क्राफ्ट्स पे ध्यान दे, तो ये जो आर्ट्स और क्राफ्ट्स है लोगों का चाइना का, वो भी इस समय डेवलप हुआ, और टेक्नोलॉजी में एडवांस होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी और कल्चर में। ये है गाइस वो शांग डायनेस्टी के रूलर्स लोग देख सकते हैं। चैंग तांग जो है वो 1675 में वो करते हैं, फिर वाई बिंग 1646 से रूल करना, फिर जो रेंग, ताई जिया, वोडिंग, ताइजेंग, जियाओजी, योंगजी, ताइवू, ये सब आप लोग देख सकते हैं लाइन से। ये मैंने लिस्ट लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा अपने आप से। गाइस, क्या होता है शांग डायनेस्टी का दी एंड होता है 1046 बीसी में, और उसी टाइम सेकंड मिलेनियम बीसी में जो डायनेस्टी इमर्ज करती है। जो क्या होता है, जो शांग डायनेस्टी है उसी के वेसल्स कह लीजिए या फिर उसी के अंडर होते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में ये उनसे भी शांग से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और बैटल ऑफ म्यूए में MUYE में ये शांग को हरा के पावर कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो शुरुआत में ये वेई रिवर के आसपास जो उनका प्रोविंस है वहां पर ये वेसल्स होते हैं। वेई रिवर चाइना का मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। जो इस तरफ का जो पार्ट था गाइस, वो था जो डायनेस्टी का, जो यहाँ से हम लोग हुआंगहो रिवर गई है, और यहाँ पर जो डायनेस्टी का पार्ट था चाइना में, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वेई रिवर है, यहाँ पर ये लोग शुरुआत में इमर्ज होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है गाइस, बाद में क्या होता है कि ये उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बैटल ऑफ मुये होता है, उसमें ये लोग शांग को डिफीट कर देते और फिर जो है खुद पावर कैप्चर कर लेते, और जो अपने रिलेटिव को जो सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम में वो अपना जो स्टेट है पूरा बांट देते हैं। ओके, और उनको रिलेटिव्स को पावरफुल पोजीशन पे ले आते हैं। और फिर इसी तरह क्या होता है गाइस कि जो क्या करते गाइस, जो अपना जैसे खुद इन लोग ने पावर कैप्चर किया था रेबल करके, उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये लोग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं मैंडेट ऑफ हेवन का। तो किंग है उसको हेवन से ये मैंडेट मिला है कि जो वो रूल करेगा अपने लोगों पे। जो उनका रूलिंग क्लास है वो अगर कोई अपोज करता है तो वो मैंडेट ऑफ हेवन के खिलाफ आवाज उठाता है। ओके, तो रेप कम करने का एक तरीका होता है। और फिर बाद की सारी सक्सेडिंग डायनेस्टी ऑलमोस्ट इस कॉन्सेप्ट को का ही यूज करती है। ओके, जो क्या करते गाइस, दो कैपिटल स्टेब्लिश करते हैं। पहला जोंगजाओ जो मॉडर्न शियान प्रोविंस है चाइना में, और दूसरा चांगजो में। और फिर ये लोग धीरे धीरे ईस्टवर्ड में एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये रूल करते 256 तक। लेकिन 771 बीसी में क्या होता है, 8th सेंचुरी बीसी आने तक क्या होता है कि जो
रिलेशंस है वो जो में और उसके जो प्रोविंस हैं वहां के जो रूलर्स है उनमें वो बिगड़ने लगता है। 771 में क्या होता है कि जो का रूल किंग जो होता है वो अपनी वाइफ को छोड़ के एक कॉमन लेडी के साथ वाइफ को छोड़ के एक कॉमन लेडी को ज्यादा प्रेफर करने लगता है। ओके तो ये बात जो वहां उसके वाइफ के जो फादर होते हैं उनको गुस्सा दिला देती है उनको, और उसके जो पिता फादर होते हैं वो उनके जो के वाइफ के जो ये शेन वाला एरिया यहाँ के जो रूलर होते हैं वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं इस पे बाकी लोग को इकट्ठा करके जो के जो रूलर है उस पे अटैक कर देते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि जो पावर है जो रूलर है उससे छीन ली जाती है, और जो शेन के जो किंग वो अपने पोते को किंग बना देते हैं पूरे स्टेट का। नई डायनेस्टी जो आती है 771 BC को उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न जो, और इससे पहले की जो डायनेस्टी है इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न जो। इसके बाद क्या होता है गाइस, जैसे ही ये खत्म होता है वेस्टर्न जो डायनेस्टी, उसके बाद ब्रॉन्ज एज खत्म हो जाता है। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। वेस्टर्न जो डायनेस्टी है उसको दो पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। एक हो गया स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है, और दूसरा हो गया वारिंग स्टेट टाइम। अच्छा क्या होता है ना गाइस कि जो स्प्रिंग एंड ऑटम वाला जो टाइम है इसमें जो पूरे जो स्टेट है चाइनीज स्टेट का तो छोटे छोटे स्क्वाड्लिंग स्टेट में बढ़ जाता है, ठीक है। और जो वारिंग स्टेट वाला टाइम है इसमें क्या होता है कि जो 7 एसी में से जो 7 स्टेट है वो क्या करते हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं और आसपास वाले स्टेट को अपने अंदर लेके 7 बड़े स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ये छोटे छोटे स्टेट। तो इसलिए इन दो टाइम पीरियड को डिफरेंट किया गया। स्प्रिंग एंड ऑटम में क्या होता है कि जो पूरा जो चाइनीज एम्पायर है उस टाइम का वो छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ है, और जब वारिंग स्टेट वाला टाइम है इसमें क्या होता है कि उसी स्टेट को कंसोलिडेट करते करते 7 बड़े स्टेट निकल के हम लोग के पास सामने आते हैं। उन्हीं 7 में से एक जो होता है क्वीन नाम का स्टेट होता है वो अपने आप को पावरफुल बना लेता है और फिर सब पे अपना रूल स्टैब्लिश करके 221 BC के बाद अब क्वीन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर देता है। तो एक नई डायनेस्टी हम लोग देखते हैं 221 BC के बाद, ठीक है। तो वो हम लोग के लिए इस समय हम लोग चाइना का ब्रॉन्ज एज देख रहे हैं। तो ब्रॉन्ज एज के लिए जो वेस्ट जो ये वाला पार्ट है वेस्टर्न जो डायनेस्टी वहीं तक ब्रॉन्ज एज में आता है, ठीक है। फिर ईस्टर्न जो डायनेस्टी और उसके दो डिवीजन स्प्रिंग एंड ऑटम और वॉरिंग स्टेट ये सब चाइनीज ब्रॉन्ज एज में नहीं आते, ठीक है। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम लोग जब आयरन एज देखेंगे तो हम लोग सीधे क्वीन डायनेस्टी से शुरू करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतना पूरे एरिया पे इसने अपना जो है रूल एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। और जो 771 BC का जो से पहले का टाइम है वो यहाँ के कैपिटल से रूल करती थी, जो कि फिर बाद में जो यहाँ पर शेन है वहां पर जो कैपिटल है वो चेंज होकर के जो नया कैपिटल बना वो था वांगचेन, ठीक है। वो थोड़ा उसी के ईस्ट में नया कैपिटल बना वांगचेन। इसी के बाद हम लोग कहते हैं कि जो वेस्टर्न जो डायनेस्टी है उसका एंड हो गया। ये एक उसे ब्रॉन्ज एज आर्टिफिकेट्स है उसका जो डायनेस्टी का आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस इतना था पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चाइना का इन ब्रॉन्ज एज, ठीक है। और जो डायनेस्टी के टाइम में जो चाइना काफी चेंज देखने को मिला हम लोग को, जो चाइनीज पीपल की लाइफ थी वो सब के बारे में वो हम लोग देखते हैं। 100 स्कूल ऑफ थॉट एक वो बहुत से फिलोसफीज और आइडियोलॉजीज सामने आ रही थी, है ना। तो उन सबको मिला के ये कहा गया कि चाइना में इस समय 100 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो इमर्ज कर रही है। तो 100 स्कूल ऑफ थॉट्स कुछ नहीं, अलग अलग जो आइडियोलॉजी थी वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। चाइना की जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आयरन एज के टाइम में उसमें आपको बताऊंगा एक दो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए 100 स्कूल ऑफ थॉट कुछ भी नहीं है। जो बहुत सी फिलोसफीज और स्कूल थे उन सबको 6th सेंचुरी BC से लेकर 221 BC तक उसको हम लोग कहते हैं 100 स्कूल ऑफ थॉट। ये जो डायनेस्टी के टाइम ये इम्पोर्टेंट देखने को मिला। तो जो डायनेस्टी जो है एक तरह से गोल्डन एज भी है चाइना का, ठीक है। सब्सटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन इस समय था, काउस था, लेकिन ब्लडी बैटल्स भी देखने को मिले था, लेकिन फिर भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो की इस समय, और जो फिलोसफीज है वो ग्रो की, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और जो फ्रीडम थी लोगों को फ्रीली अपने आइडियाज वो करने के लिए, उसकी वजह से काफी आइडियाज और के डेवलपमेंट हुआ, ओके।
तो ये वेस्टर्न जो, ये ईस्टर्न जो के बाद जब 7 स्टेट में बट गए तो कौन कौन से 7 इंपॉर्टेंट स्टेट थे? क्यून सबसे पहले खून था, फिर हान था, फिर चू, क्यू, वेई, जाओ और शाह। ठीक है, और इनमें से भी गैस क्यू, चू और किन, किन, ये 3 बाद में और इम्पोर्टेंट होके निकले। ओके, किन किन जो डायनेस्टी है इसने अपना रूल, अपने आप को नया रूलर स्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, ये उसके रूलर्स के नाम है, आप देख सकते हैं जो डायनेस्टी के। ये वेस्टर्न जो डायनेस्टी है, पूरा जो है वेस्टर्न जो डायनेस्टी के रूलर के नाम है। शुरुआत होता है किंग वू से, खत्म होता है किंग यू से। ठीक है, और फिर ईस्टर्न जो डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है किंग पिंग ऑफ जू, ये उनका ग्रैंड सन है, जो सेम जो एरिया है वहां का जो रूलर थे उनके, और खत्म होती है किंग नान ऑफ जी। इसके बाद क्वीन डायनेस्टी अपने आप को स्टैब्लिश कर। सोशल, चाइना में जो सोशल क्लास थी उसके बारे में देखते हैं। जो किंग है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, उसके बाद नोबल, फिर मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, और ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो फार्मर्स की थी, फिर आते हैं स्लेव्स। ओके, सोल्जर जो है ब्रॉन्ज हेलमेट पहनते थे, मेटल बॉडी आर्मर का यूज होते थे। तो मेटल टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आगे बढ़ी थी। ब्रॉन्ज का नॉलेज उनके पास था। ब्रॉन्ज डेगर का यूज होता था, एक्सेस, बोर्स, मेटल टिप्ड एरो, ये सब यूज होता था। ऑक्यूपेशन, आर्ट और क्राफ्ट, मिलेट सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप था। ठीक है, इरिगेशन पे काफी काम किया गया था, जिसकी वजह से जो फ्लड का जो स्ट्रेस है फ्लड की वजह से उसको कम किया जा सके, है ना, और जिसके कारण काफी सरप्लस फूड भी ग्रो करने में चाइनीज पॉपुलेशन कैपेबल हो गई। लिनेन क्लॉथ ये लोग शुरू से पहना करते थे। ठीक है, और सिल्क और ग्रेडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का भी काफी एविडेंस देखने को मिले उसी टाइम से। ठीक है, ये चाइनीज की जो पॉटरी है स्पेशल फीचर्स था इस टाइम का। आज भी जो पोर्टलैंड की जो पॉटरी है उसको हम लोग चाइना वेयर कहते हैं। तो ये उस टाइम से ही लोगों को डेवलप करना सीख गए थे। ठीक है, और ये अपनी जो पॉटरी है उसको ग्लेज करते थे, यानी एक बाहर से एक शीशे का या दूसरा लेयर चढ़ाया करते थे। तो उस टाइम से ही ये लोग ये करना सीख गए थे। ओके, सर मेटल वर्कर जो थे वो मास्टर्स थे। ठीक है, ब्रॉन्ज आर्टिकल्स और जो शान पहनते थे वो बहुत ज्यादा सुपीरियर्स थे। ठीक है, एंसेस्टर वर्शिप और ओरिकल वर्शिप मैंने बताया। ओरिकल जो है वो यूज होता था उसके लिए, अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, और चाइना में जो एंसेस्टर वर्शिप काफी फेमस था। ये जो अपने पूर्वज थे वो मर जाते थे तो उनके बॉडी को, सॉरी, उनको बाद में वर्शिप किया करते थे। ठीक है, इनका मानना था कि जो डेड है वो स्पिरिट में जो डेड है वो मोर्टल को स्पिरिट में बदल देता है। ठीक है, जो मरे हुए आदमी को स्पिरिट में बदल देता है, और जिनके पास ग्रेट पावर होती है। तो ये क्या करते थे, जो डेड बॉडी थी उसको मैट में कवर करके जो वुडन बॉक्स है टॉम चैम्बर उसमें रख के फिर उसको दफनाते थे। और जो टॉम थी वो काफी जगह वो थी, काफी स्पेसिफिक होती थी, उस पर काफी काफी जगह होती थी टॉम में। ठीक है, फर्नीचर, पोट्रीज, ब्रॉन्ज वेसल्स, ये सब डेड बॉडी के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, और वर्शिप जो है पोस्ट ऑफ नेचर का वर्शिप करते थे, और गॉड को कहा जाता था द रूलर अबव। ठीक है, जो ऊपर की जो दुनिया है वहां का जो रूलर है वो है गॉड। ठीक है, ऑरेकल का मैंने बताया प्रीस्ट को माना, और मैजिकल पर्सन क्या करता था कि जो बोन्स होते थे कैटल्स के या टर्टल का जो शेल होता था उस पर क्वेश्चंस लिख के उस सेल को या उस बोन को आग में जलाता था, और फिर वो जब ब्रेक हो जाती थी तो उस जो नेचर ऑफ ब्रेक होता था, जो उसका नेचर ऑफ ब्रेक कह ले या फिर जो शेप ऑफ ब्रेक होता था, शेप ऑफ ब्रेक होता था, उसके आधार पर अंदाजा लगाया। फिर बाद में ये जो ऑरिकल की जो प्रैक्टिस है, ऑरिकल प्रेडिक्शन की, ये सब किंग के लिए रिजर्व रख दी गई और आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बाद में ये सब होता है। ठीक है, और इससे काफी ऐसे आज भी कोर्स देखने को मिले हैं जिसपे चाइनीज का लिखा हुआ देखिए यहाँ पर भी ये ऑरिकल बोन्स पे लिखा हुआ वो है, जिसके बारे में उस समय की जो चाइनीज स्क्रिप्ट है उसके बारे में पता चलता है। चाइनीज स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो ये माना जाता है कि सुमेरियन से स्टार्ट हुई, सुमेरियन स्क्रिप्ट से, लेकिन बाद में जो इसका जो क्रिप्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उस समय, लेकिन बाद में जो भी आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट बनी तो इसका जो सेल्फ मॉडिफिकेशन है, यानी अपना तरीके से अलग इवॉल्व हुई। शुरुआत हो सकता है सुमेरियन से हुई हो, लेकिन बाद में अपने आप से मॉडिफाई हुई है। ये जो चाइनीज मॉडिफिकेशन इस पे हुआ। ठीक है,
सिल्क या फिर बम्बू स्ट्रिप का यूज किया जाता था लिखने के लिए और ब्रश से लिखा जाता था, ठीक है। और चाइना की एक खास बात है कि जो चीज ये पेंटिंग जब चाइना की डेवलप हुई तो जो ब्रश ये लोग लिखने के लिए यूज करते थे वही पेंटिंग के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। कैलेंडर इन लोग ने डेवलप किया जो कि सोलर और लूनर में आके बनाया गया था। सोलर और लूनर कैलेंडर इसको कह सकते हैं। तो ये उतना ज्यादा आज के टाइम के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, आप जानते ही होंगे। आज जो हम लोग है वो टोटली सोलर कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। Combination of both months, combination of both months, solar और lunar combination. Length of the year है guys जो rightly calculate किया गया था as a 365 plus 1.1 एक चौथाई दिन यानी 365 डेज प्लस एक दिन 24 घंटे का होता है यानी 6 घंटा एक्स्ट्रा। लेंथ ऑफ द ईयर जो है टोटल उठा गया 365 दिन प्लस 6 घंटा, ठीक है। ये राइटली आज भी हम लोग जानते 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, तो इसी वीक को ठीक करने के लिए लीप ईयर आता है। तो ये काफी राइटली कैलकुलेट किया था इन लोग ने लेंथ ऑफ द ईयर। और लूनार फॉरक्लिप्स जो है ये भी ये लोग काफी अच्छे से बता सकते थे। तो तीन चीज काफी अच्छी थी। हालांकि इनका जो कैलेंडर है आज के माने में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन लूनार इक्लिप्स हो गया और जो डे ऑफ लेंथ, ये दो चीज हमने काफी अच्छे से कैलकुलेट की। और ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जो मंथ है वो 29 और 30 दिन का इन लोग ने कैलकुलेट रखा था। तो वो भी काफी बहुत पूरी तरीके से नहीं लेकिन काफी हद तक ठीक बैठता है, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज इन लोग ने इन लोग के जो कैलेंडर है वो उसमें तीन करेक्ट चीज इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहा जाता है जो शिया डायनेस्टी थी वहां से आई थी, शाम डायनेस्टी से जो पहले थी। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्ले, ओकेरिना, फ्लूट टाइप का एक होता है उसको हम लोग कहते हैं ओकेरिना। क्ले का बना जो था वो बना रहता था। और ट्यून्ड चिम्स ऑफ स्टोन, या आप लोग आज भी देखते होंगे लाइन से ये लाइन से पत्थर का कह ले या आज तो मेटल यूज होता है, लाइन से ऐसे लटके होते हैं, इसको हम लोग ऐसे लाइन से बजाते जाते हैं। एक तरह से घंटी टाइप का आस्था होता है लेकिन उस समय स्टोन का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये काफी यूज होता था उस समय। बेल्स हो गए, ड्रम्स हो गए। तो इतना तक है चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में मैंने लगभग हर चीज कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।